Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज आप फिर देख रहे हैं मेरे साथ दो डॉक्टर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान से डॉक्टर मंजर आलम जो हमारे साथ आए हैं वो रियल एस्टेट के हवाले से जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को थोड़ी सी उनसे हम बात करेंगे कि किस किस्म के पाकिस्तानी लॉज जो हैं क्या अपडेट हुए हैं, क्या पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो है कोई ऐसी डेस्क का इंतजाम किया गया है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनके लिए उनको जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। डॉक्टर मूबी वाशिंगटन से मौजूद हैं, आप लोग इनको पहचानते ही होंगे। यहाँ पर डॉक्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हालिया दिनों के पिछले कई सालों से जो है रियल एस्टेट माफिया जो है उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के अरबों रुपए जो है वो हड़प किए हैं। किस तरह हड़प किए हैं, आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि ज़मीनों के मामले में बुकिंग के बाद उनको पोजीशन नहीं दी, पोजीशन के बाद बहुत सारे अमाउंट्स उनसे मांगे गए। तो डॉक्टर मंजर आलम से हम पूछेंगे आज पाकिस्तान, नया पाकिस्तान के अंदर क्या सब कुछ सही हो गया है? डॉक्टर मंजर, आप और डॉक्टर मूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। थैंक यू, शुक्रिया आसिम। डॉक्टर मंजर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बताएं कि यहाँ पर एक सिस्टम है कि अगर आप किसी बारे में बात कर रहे हैं तो आपका खुद का कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगा कि रियल एस्टेट के हवाले से सबसे पहले अपना तारुफ कर दें ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को ये अंदाज़ा हो जाए कि जो आप बात कर रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक होगी। जी। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे 2003 से मैं रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ और मैनेजर्स ग्रुप के नाम से मेरी एक रजिस्टर्ड फर्म है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में DHA, बहरिया और ओवरसीज में हम दुबई में बिजनेस कर रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं जी बिजनेस करते हैं। इन 18 सालों में हमने बहुत नशीब फराज देखी हैं, मार्केट सेक्टर हुई, मार्केट नीचे हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हाउसिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो लैंड के हवाले से आपने बात की कि लोगों का पोजेशन नहीं है या इससे रिलेटेड, तो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे यहाँ पे। तो ये पहली गवर्नमेंट है जो यहाँ पे इसमें लेजिस्लेशन भी कर रही है, इन्होंने पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी बनाई है और प्रॉपर एक जिस तरह डेवलप कंट्रीज में सिस्टम है उस तरह इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और इसी के से कनेक्टेड के अगर फर्ज करें कि एक पाकिस्तानी है, वो उसके पास $10 लाख हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी भी इलाके में। लाजिम बात है, लोग बड़े बड़े शहरों को ही ढूंढते हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, कोयटा हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जो शहर हैं बड़े उनमें। तो उनको क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज बनाई है कि पहले उस इदारे से कांटेक्ट करें कि जनाब ये फला एक वो है, हाउसिंग स्कीम है, क्या ये 100% सही है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा इदारा है, अभी बना है? जी, ऐसा इदारा तो मेरे नज़र में कोई नहीं है कि जिससे कोई आप चेक कर सके। हर शहर के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लाहौर में LD है, कराची में KD है, इस्लामाबाद में CD है, कोयटा की अपनी है। तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है ये अप्रूवल देती है। आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे जिस शहर में आप लेना चाहें, आप वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज की वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ से उस हाउसिंग स्कीम का स्टेटस चेक कर, अगर वो अप्रूव्ड है और जो चीज जगह आप लेना चाह रहे हैं वो अप्रूव्ड एरिया के अंदर आ रही है तो आप उसको जरूर बाय करें। अगर वो अप्रूव्ड एरिया के अंदर नहीं आ रही तो उसमें फिर कुछ इफ्स एंड बट्स और रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा, मैं थोड़ा सा डॉक्टर मूबी के पास चलूंगा। डॉक्टर मूबी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पे तकरीबन 18,000 से कहीं ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और उनकी एक नुमाइंदा जमात अपना भी है जो कि काम करती है मुख्तलिफ, सारे लोग उसके मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें इसको, है, तंजीम है। वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई कि अब सबने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं, अभी नहीं। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर मूबी के, क्या अभी पाकिस्तानी जो लोग हैं
وہ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करने से रुक गए हैं या उनको सही वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा एक इदारा होना चाहिए जिससे डायरेक्ट बंदा करे कि जी मैं $20 लाख की इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूँ, मुझे आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं आसिम, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है और इसीलिए आई थिंक हमने अपने टीवी के हवाले से मैंने डॉक्टर मंजर से बात की थी कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम प्रमोट करें और सामने हाईलाइट करें जो डॉक्टर मंजर मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे इंसान है, इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। तो मैं चाहता था कि ऐसे लोगों को हम प्रमोट करें, हाईलाइट भी करें और वो लोगों को पता चले कि नहीं अच्छे लोग भी हैं और जो लोग वाक़ई काम करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो ऐसे आई थिंक प्रॉब्लम ये है इदारा का बनाने का, इदारा भी जो भी होता है, डिपार्टमेंट भी होता है, वो भी लोगों से ही होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अदारों की जो है वो बड़ी ख़राब रेपुटेशन है, इवन प्राइवेट की भी है, कई लोगों ने बना के पैसे लेके भाग गए। तो हम नहीं चाहते कि ये काम हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन लोगों को हम प्रमोट करते हैं या कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, तो वो वाक़ई अच्छे होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी करें। मैंने ज़्यादातर यही अभी कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका का हम इस तरह से अपने कंट्री को हेल्प कर सकते हैं बिग टाइम के, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करें, रियल एस्टेट की भी हो, फैक्ट्रीज़ की हो। प्रॉब्लम ये है हम गवर्नमेंट को कितना कहेंगे और क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल नाज़िम, एक बात बताता चलूँ, जैसे मैं भी एक डॉक्टर मंजर से एक क्वेश्चन भी करूँगा कि जो ट्रस्ट लेवल है वो आप पाकिस्तान का बहुत कम हो चुका है, लेकिन जैसे डॉक्टर मंजर, डॉक्टर मोदी आपस में फ्रेंड हैं, दोनों एक-दूसरे को जानते हैं और दोनों को पता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई स्कीम यहाँ पर उनके थ्रू लॉन्च की जाए तो बड़ा मुश्किल होगा कि एक-दूसरे को सिर्फ़ पैसे की खातिर जो है डस देना जिसे कहते हैं हम, धोखा देना। तो ऐसे लोगों की निशानदेही करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि जो अच्छे हैं, यस बुरे भी लोग हैं। डॉक्टर साहब इससे पहले, डॉक्टर मंजर साहब इससे पहले जो है हमने यहाँ पर देखा कि कई लोग अमेरिका आए और अमेरिका आने के बाद उन्होंने बड़े-बड़े खाने किए, जर्नलिस्टों को बुलाया, बिठाया, बड़े रेस्टोरेंट्स में और अपनी-अपनी जो स्कीम्स थी, रियल एस्टेट की वो डिस्कस की और ये प्लॉट और वो प्लॉट और इतने का और इतने का। देखने में जब आप डॉलर को कन्वर्ट करें रुपीस में तो एक आम आदमी जो गैस स्टेशन पे काम करता है ना, वो भी सोचता है कि यार मैं अपना हिस्सा से कुछ डाल ही लूँ। तो लेकिन जब मैंने वहाँ पर उनसे सिर्फ़ एक क्वेश्चन किया तो सबके मुँह लटक गए और उसके बाद जो है वो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, और मेरा ख़्याल है बाद में मैंने आवाज़ सुनने को मिली कि इसको ना बुलाया करो। तो कि अगर हम प्लॉट पाकिस्तान में लें, अमेरिका में रहते हैं और पैसे जो हैं वो इंग्लैंड में जमा कराएँ। ये कौन-सा तरीका है प्लॉट लेने का पाकिस्तान में? ये मुझे समझ में नहीं आया। ये आज आप मुझे समझा ही दें कि ये कौन-सा तरीका है कि रहते हम अमेरिका में हैं, पैसे हम इंग्लैंड में जमा कराएँ, प्लॉट हम पाकिस्तान में। जी। क्योंकि जब ये हाउसिंग सोसाइटी के जो डेवलपर होते हैं, ये एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाते हैं, तो ये ग्रेजुअली अपना सब कुछ बाहर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर ये लंदन और वाशिंगटन में बैठ के अपनी पाकिस्तान में जो हाउसिंग स्कीम है इनको प्रमोट कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ हम जब एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, तो हमें लामहला पॉलिटिशियंस के साथ थ्रू होना पड़ता है। जब आप किसी पॉलिटिशियन के साथ थ्रू होते हैं, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आपसे आपकी पकड़-जकड़ शुरू हो जाती है। इसलिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये अपना बहुत कुछ बाहर शिफ्ट कर देते हैं। हम देख भी रहे हैं आजकल के केसेस में। बिल्कुल। ये तो आपने मतलब ये तो आपने बिल्कुल सच्ची बात बोल दी कि लेकिन इस तरह तो पाकिस्तान की जो चाहिए इकोनॉमी है, वो तो कभी भी कामयाब नहीं होगी। एग्री ना करूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान के लोगों में बड़ा रेजिलियंस है, बड़ी जान है। यहाँ 70 साल से हम सारे सुन रहे हैं कि लूट शूट जारी है, उसके बावजूद अगर कोई आके अच्छा थोड़ा सा भी तो 10% आदमी पाकिस्तान से या 20% आदमी सिंसेयर हो और जहाँ पे काम करे तो उसको रिजल्ट दुनिया जहाँ से ज्यादा मिलेगा। हमारे यहाँ जान बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है बिजनेस का, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है।
اچھا کیا آپ کے جو ریئل اسٹیٹ کے کوئی قانون میں کوئی ایسا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک حکومت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، اب جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو سالوں لگ جاتے ہیں، کراچی میں کئی عمارتیں ہیں جو کہ 10 10 15 15 مطلب پہنچ گئی ہیں فلور تک اور اس کے بعد بند ہو گیا ہے، اسٹے آرڈر آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، کسی مکانوں کا جو سلسلہ ہے جو ملک ریاض کے جیسے لوگوں کا خبریں آتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ پھر ایک نئی سٹی بنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح لاہور میں، اسی طرح اسلام آباد میں، تو ان سب کو دیکھنے کے لیے ہم ابھی تک میچور ہوئے ہی نہیں، ہم ابھی تک کوئی فیڈرل لا نہیں بنا پائے کیا؟ ہماری انٹینشن نہیں ہوتی جی، کیونکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیشینز ہیں، وہی لینڈ مافیا کا بنانے والے اور چلانے والے لوگ، تو وہ اپنے اوپر وہ چیکس اینڈ بیلنس بنانا ہی نہیں چاہتے۔ اوکے، یہ ناظرین انہوں نے بڑی زبردست بات کہہ دی کہ اگر آپ کے فیڈرل لاز ہوں گے تو لینڈ گریبنگ یا دوسری جگہوں پہ، کراچی کے ہم نے دیکھا کہ بڑا کلیئر جو ٹپی صاحب تھے جو کہ زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے کہہ لیں آپ، اور اس کے بعد جنرل کیانی کے بھائی جو تھے انہوں نے مل کے اربوں روپے کی لینڈ گریبنگ کی، اور اس کے بعد ابھی تک کسی کو جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر مووی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کیا وہ وقت دور نہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرائیں گے، وہ پھر دوسرے ملک میں جائیں گے، وہ دبئی میں انویسٹمنٹ کریں گے، وہ بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کریں گے؟ بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے آج ڈبل ہو گیا ہے، افغانستان کا جو روپیہ ہے وہ اچھا خاصا پاکستان سے زیادہ ہے، انڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو پھر اگر اسی طرح پہ آپ لاس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو پھر ایک وقت ایسا نہیں آئے گا کہ لوگ گھبرائیں گے؟ جی ڈاکٹر موبی۔ ہاں، یہ بالکل بات ٹھیک ہے عاصم، یہی ہے کہ بہت سے لوگ ادھر فراڈ بھی ہیں، سب ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم کچھ لوگ ہیں جو اسٹل امید کی، وہ جو کرن کہہ لیں کہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پروموٹ کریں اور اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل، لیکن وہ کم ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ لوگ جو دوسرا سسٹم ہے وہ اس وقت بدنامی زیادہ ہوئی ہے، تو وہ جو ہے میں نے یہی بیٹھ کے سوچا کہ بیسٹ ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو اگر ہیلپ کرنا چاہتے تو پرائیویٹ سیکٹر اور اس میں خود ہی کریں اور خود ہی وہ کریں۔ ہاں، یہ ہے ادھر دھوکہ ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اس کو اپنے ٹی وی چینل سے بھی، اور اسی لیے ہم نے ٹی وی چینل بھی بنایا کہ جو پاکستانیوں اور امریکنز اور یو کے جتنے بھی باہر لوگ ہیں ان کے لیے ایک پورٹل بن گیا کہ یہ جو چینل ہے یہ اسی اچھی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور واقعی ان کے اور کوئی موٹیو نہیں ہوتا، کہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو اچھائی ہے معاشرے میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جی کہ آپ نے بنگلہ دیش انڈیا کی بات کی، افغانستان کی بات یہ ہے کہ ہماری روٹس ہوتی ہیں پاکستان میں، ہم چاہ کے بھی ہم اپنی جو جنم بھومی ہے، ہماری پیدائش ہے جہاں کی، پاکستان سے ہم رشتہ توڑ نہیں سکتے، ہمارے انسیسٹرز یہاں پہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ میں جتنی اپریسیشن آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہے وہ ورلڈ وائڈ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ دبئی میں خالی پڑا ہوا ہے، میرا آفس ہے دبئی میں، وہاں پہ ٹیننٹ نہیں مل رہا ہے اس وقت، وہاں پرائسز نیچے جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پاپولیشن ایکسپلوژن بہت زیادہ ہے، چونکہ پاپولیشن گروتھ زیادہ ہے، ہمارے یہاں اچھی جو ڈیولپمنٹس ہیں کم ہیں، تو جو مین ایریاز یا کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اچھی ڈیولپ ہوتی ہے اس کو پبلک بہت زیادہ رسپانس دیتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھتے ہیں 20 30 40% اینول جو انکریز ہے وہ بڑی عام سی بات ہے، جبکہ دنیا میں کہیں پہ اس طرح ال لاجک گروتھ نہیں ہوتی ریل اسٹیٹ میں، اگر ہوتی ہے اس کے بعد ببل بن کے وہ ہمارے چونکہ بیک بائی پاپولیشن ہے، بندے تو دیکھیں انسان بڑھ رہے ہیں، زمین وہی ہے بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے دن دن، اس لیے یہاں پہ ریل اسٹیٹ کی جو ویلیو ہے وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ اچھا، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ریئل اسٹیٹ اگر کرنا ہے تو پاکستان میں کریں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فیصل آباد سے، ملتان سے، کراچی سے بڑی بڑی انڈسٹریل جو کمپنیز ہیں وہ بنگلہ دیش موو ہوئی، اور بنگلہ دیش میں انہوں نے کام کیا، اور بنگلہ دیش کی اس وقت GDP ریٹ 8.5 تک چلی گئی ہے،
अच्छा, उनका एक्सपोर्ट जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है। दुनिया में जो अगर आप कंफर्टर उठाएँ, ये उठाएँ, तो ये भी एक हकीकत है कि एक वक़्त अगर आप इस तरह रियल एस्टेट जब बिल्कुल बूम पे है, लेकिन अगर आप उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे, सेफ्टी नहीं देंगे, वो 50 लाख लगाने वाला जो है वो चाहेगा कि मेरे जो है 60 लाख बने। फिर वो रियल एस्टेट से मूव होके कहीं और चला जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे डॉक्टर मेजर? इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है इसने इसको लीगलाइज या इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अब बैंक आपको लोन देने को तैयार है। इससे पहले प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज नहीं मिलता था क्योंकि इसको इंडस्ट्री समझा नहीं जाता था, डीरेगुलेटेड थी ये। अब इसको इंडस्ट्री समझा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने 49 बिलियन रुपीज रखे हैं घरों की या हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन के उसको सब्सिडी देने की। तो ये चीज इससे पहले पाकिस्तान में मिसिंग थी। अब देखिए जो रियल स्टेट है ये, अब थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि रियल स्टेट से हम ये पहले मुराद लेते थे कि हम प्लॉटों की सेल परचेज को, जबकि रियल स्टेट में एक्चुअली आना चाहिए हाउसिंग। एक जो घर बन गया है, जो अपार्टमेंट बन गया है, उसमें तो कोई फ्रॉड होने का सिवाय इसके कि वो कब्जा है कब्जा नहीं है। अदरवाइज उसकी ओनरशिप में, कंस्ट्रक्शन में अगर वो प्रॉपर हुई हुई है तो वो उसमें कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। अगर आपने कोई अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं, आपने अच्छे घर बनाए हैं, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज ही होनी है टाइम के साथ, कम नहीं हो सकती। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक चीज़ और हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से जो मकान 2 करोड़ के थे वो 3 के हुए हैं, नीचे नहीं गए प्राइसेज़। जो लाखों में थी, जो बिल्कुल गरीब झोपड़ी इलाकों में थी, वहाँ पे भी रियल एस्टेट उनकी ऊपर गई है, नीचे नहीं आई है। लेकिन आपको लगता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या इतने कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या इतने मिस्त्री या इतने पढ़े-लिखे इंजीनियर्स, क्योंकि अभी जब इस्लामाबाद की बिल्डिंग गिरी थी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को सज़ा दी गई थी। एक जो हाई राइज़ बिल्डिंग गिरी थी, आपने आपने भी सुना होगा वो स्टोरी। तो क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान भी जो है वो पढ़े लिखे जिस देखिए तरह हमारे नहीं है हमारे। जी डॉक्टर साहब। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जी बड़ा वीक है। आज तक किसी क्रिमिनल को सजा नहीं हुई। बिल्कुल, किसी पॉलिटिशियन को देख के तमाम पॉलिटिशियन को छुट्टी वाले दिन भी कोर्ट खोल के वो बेल दे देती हैं। सबको पता है, सबको पता है, सबके नाम पता है, लेकिन मजाल है कि हमारी कोर्ट किसी को सजा दे दे। हाँ, अगर वो सजा देगी तो किसी मजदूर को देगी, किसी छाबड़ी वाले को देगी, खाचा फरोश को देगी, फंक्शन लगाने वाले को देगी, फालूदे वाले को भी दे देगी। लेकिन जो फालूदे के अकाउंट में पैसे डालते हैं उसको सजा नहीं देगी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने जो है ना वो तमाम बातें कह भी दी और कुछ कहा भी नहीं। यूँ समझ लें कि हमारे लोगों को समझ में नहीं आता जुडिशरी जो है ना किसी भी मुल्क की जो है ना वो एक शहरत की हैसियत रखती है। अगर आप सज़ाएँ नहीं देंगे, मुझे आप ये बताएँ कि पिछले दिनों कितने बड़े-बड़े केसेज़ निकले पॉर्न वीडियो बनाने के, बच्चों के साथ फहाशी करते हुए, सैकड़ों किस्म के। हमने नहीं सुना कि किसी को फांसी की सजा हुई है, किसी को 25 साल सजा हुई। यहाँ पर अंडर एज में अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि 200 साल सजा हुई है। 500 साल मतलब वो एक-एक काउंट करते हैं, हर बच्चे पे सजा देते हैं, जितनी वीडियो बनाते हैं उस पे सजा देते हैं। तो बेशक यहाँ पे भी जराइम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अदालतें डेली बेसिस पर सजाएँ दे रही होती हैं, मुस्तकिल एक सिस्टम चल रहा होता है, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। अब पाकिस्तान कब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह सकता है, इसका मुझे नहीं पता। मैं डॉक्टर मूवी से आखिर में एक और सवाल पूछूँगा डॉक्टर साहब। तालीमी लिहाज से हमने देखा कि पीआईए के पायलट्स का जो है वो पूरी दुनिया में जो है अब तो लोगों ने रिश्ता देने से भी इनकार कर दिया क्योंकि पहले कहते हैं डिग्री चेक कराओ। अगर ये चीज़ डॉक्टरों पे आ जाती है और आपने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिस सिंपल एक छोटी-सी जॉब कर रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं, नाम है, गवर्नमेंट उनकी एनजीओज़ को, उनकी तंजीमों को जानती है। तो ये क्या पाकिस्तान में ये जो इस तरह की बिला सोचे-समझे आके तकरीर कर दी जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर मोबिन? हाँ, नहीं, ये जो अभी हुआ है कि पायलट्स के हवाले से उन्होंने किया ये और बाद में बयान आया कि वो काफ़ी सारे ठीक हैं। तो अभी आप देखें इंडिया में पहले ऐसे हुआ था, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी टैक्टफुली उसको हैंडल किया और बड़ा सही तरह से अगर किया भी था, अगर है भी, तो ये कोई हाइलाइट करने की इतनी बात नहीं थी। अब बदनामी हमारी हुई है।
کیونکہ اگر وہ سی اے نے غلط لائسنس دیے تھے تو سی اے کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی. جو بھی ہے اب جا کے سارے قوم کو بدنام کرنا، اور وہ پھر اگر سپوز کرو کل کو یہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا کر دے تو یہ آئی تھنک وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جب انڈیا سے سیکھ لیتے کہ انڈیا نے کیسے ہینڈل کیا تھا، اور ان کے وہ ابھی بھی میں کہوں گا انڈیا میں جو کئی مجھے نہیں پتا لیکن انڈیا میں بھی یہ پرابلم ہوئی تھی بالکل پائلٹ کے والے سے. آپ کو یاد ہوگا. جی جی بالکل. ڈاکٹر منظر، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر وہاں پر وہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں کس طرح لیں، اس میں کیا کیا چیزیں کو دیکھیں، کون کون جگہوں پہ اچھے پروجیکٹس ہیں. جی لازم بات ہے اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو لوگ زیادہ تر چاہتے ہیں اسلام آباد، لاہور، پنڈی یا اس طرح بڑے شہروں میں رہیں. تو تھوڑا سا پروجیکٹس بتائیں گے تو کہ اس وقت کون سے چل رہے ہیں اور جو سیف پروجیکٹس ہیں آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو سب سے زیادہ سیف یہاں پہ ڈی ایچ اے کو ہی گنا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیک بائی آرمڈ فورسز ہوتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ سیکور ہم ڈی ایچ اے کو ہی کہیں گے. اس کے بعد بحریہ ٹاؤن بڑا اچھا انہوں نے پورے پاکستان میں ہاؤسنگ کا نیا کنسیپٹ دیا ہے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ جو سروسز کے حوالے سے ڈی ایچ اے بحریہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ بحریہ کوئی 8 10 15 20 سالوں میں اس نے پورے پاکستان کی ہاؤسنگ میں بہت بڑا ایک ریولیوشن کو لایا ہے، اور جو ان کے نمبر آف ریزیڈنٹس ہیں وہ ڈی ایچ اے سے بھی زیادہ ہیں. جہاں جہاں بحریہ ٹاؤن اور بحریہ ٹاؤن میں وہ جگہیں جو موجود ہیں اور جو ڈیولپڈ ہیں آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ڈی ایچ اے میں آپ کوئی بھی چیز فائل لے لیں، الٹیمیٹلی ڈی ایچ اے آپ کو ڈلیور کر دے گا. ڈی ایچ اے میں آپ کا پیسہ ڈوب نہیں سکتا. لیکن ان دونوں کے علاوہ بھی بہت ساری اچھی جگہ ہیں، ہر شہر میں ہیں، وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ اب پورے پنجاب میں جو ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں بڑا کام ہو رہا ہے. ضروری نہیں کہ آپ لاہور میں کریں، آپ اسلام آباد کریں، آپ فیصل آباد کریں، ملتان کریں. جو چھوٹے شہر ہیں وہ انڈر ویلیو تھے، لیکن وہاں پہ جو رنگ روڈ وغیرہ بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بن رہا ہے، موٹر ویز کے کنیکشن جا رہے ہیں، نئی جی ٹی روڈ کی وہ نئی جو روڈ بن رہی ہیں، ان جگہوں پہ بھی کافی زیادہ ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے سالڈ جواب مجھے ابھی اس چیز کا نہیں دیا کہ ایک اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کس چیز کو باریکی سے جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے چیک کرے. لیکن سب سے پہلے وہ چیک کرے کہ جس اسکیم میں وہ اپلائی کر رہا ہے کیا وہ کنسرن ریجنل اتھارٹی سے اپروڈ ہے. اگر وہ اپروڈ ہے تو پھر وہ وہاں انویسٹمنٹ کرے، اگر وہ اپروڈ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کرے. اوکے بالکل. ڈاکٹر موبی کلوزنگ ریمارکس میں چاہوں گا کہ آپ دیں. بس یہی ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ہمیشہ ہی، جب اس طرح کی پاکستان میں بھی بات ہوئی ہے ادھر ہو اور وتھ کرونا یہ سارا، لیکن ہم ایز اے بیسٹ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم امید کی کرن روشن رکھیں اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، اور پروگرام بھی آپ کے لیے لے کے آتے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارا پوائنٹ آف ویو جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہے اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ سب کو یہ اس کے لیے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر منظر ہو گئے اور باقی بھی لوگ آتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو ضرور آگے لائیں گے. بالکل. ڈاکٹر منظر میں چاہوں گا کہ آپ کلوزنگ ریمارکس دیں، انکلوڈنگ جو آپ بھی اگر کسی پروجیکٹ سے وابستہ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ بھی بتانا چاہیں کہ جیسے کچھ نام لے کے کہ کچھ پروجیکٹس کا، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ بھی ریسرچ کریں. سے بحریہ کے ساتھ اٹیچ ہوں. بحریہ کے ساتھ میں نے یہاں پہ لاہور میں کراوان سٹی کیا اور اس میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں، تو میں نے سٹی ہاؤسنگ کیا. گجرا والا سیالکوٹ، جیلم، فیصل آباد، ملتان میں انہوں نے ہاؤسنگ سٹی بنا کے ڈلیور کی. ابھی کرنٹلی میں ایک پروجیکٹ ہے گرینڈ سٹی کے نام سے، یہ کے اندر پروجیکٹ ہے، اور اس کی جو یونیکنیس یہ ہے کہ لاہور سے سیالکوٹ ایک موٹر وے بنی اور سیالکوٹ سے کھاری ایک موٹر وے بننے جا رہی ہے. کافی حد تک ڈیولپ ہوگی اور وہ کمپٹیشن میں ایک سال میں آ جائے گی. وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک انٹرچینج بن رہا ہے، جس کا ایک بیرا انٹرچینج ہے موٹر وے کے اوپر. اب اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کھاریے میں جب یہ موٹر وے پہنچے گی
वहां से एक रोड कनेक्ट हो रही है मोटरवे मीरपुर के साथ, दूसरा मेन मोटरवे सालम के ऊपर पॉइंट के ऊपर ये कनेक्ट हो रही है। और वहाँ पे हम सब जानते हैं कि मीरपुर बेल्ट है एक्चुअली, जिसको हम लोग कहते हैं कि मीरपुरी, और ये सारे लोग मवेशी हैं। इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है खारिया में, जेहलम में। फिर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मंडी बाउद्दीन से, जेहलम से, गुजरात से, वजीराबाद से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, इन सब के लिए खारिया एक रीजनल हब बनने जा रहा है। और हमारा अप्रूव प्रोजेक्ट है, मैं पर्सनली इसको रुकावट कर रहा हूँ। अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे और वेरिफिकेशन करना चाहे तो मैं तमाम कंसर्न जो अप्रूवल्स हैं वो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर कोई फिजिबिलिटी लेना चाहे, प्रोजेक्शन लेना चाहे, तो मैं उनकी जो तमाम क्वेरीज हैं वहाँ पे मैं उनको दे सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जी, ये मैं बस क्लोजिंग करूंगा कि इसके पैसे इंग्लैंड में तो जमा नहीं कराने पड़ेंगे, नहीं जी, लाहौर में जमा हो, लाहौर में जमा होंगे। हम लाहौर या खारी देंगे, पाकिस्तान के अकाउंट देंगे आपको, कंपनी के अकाउंट होंगे, डॉक्टर मंजर आलम के अकाउंट में पैसे नहीं जमा कराने आप। अच्छा, आपने ग्रैंड सिटी है, इसके अपने अकाउंट से उनमें पैसे जमा करा दो। नहीं, ये बहुत अच्छा है नाज़रीन। हम इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल आप लोगों से शेयर करेंगे, लोगों को गेस्ट एज ए पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कैसे कर रहे हैं, जब अमेरिका में रहने वाले लोगों से अच्छा रेफरेंस के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे हर फील्ड में, नॉट इवन रियल एस्टेट, दूसरी फील्ड में भी जो है आपने देखा कि कोविड के हवाले से पाकिस्तानी डॉक्टरों ने लाइव हमसे हॉस्पिटल से बात की और उन्होंने बताया कि नहीं, दिस इज नॉट जोक। मतलब लोगों ने ये बना लिया था कि जैसे कोविड है ही नहीं। तो वो भी हमने यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी प्रोग्राम किए और दूसरे शोबिज़ के हवाले से भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। रियल एस्टेट का ये बिल्कुल नया प्रोग्राम था। हम डॉक्टर मंजर का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और उन्होंने हमें एजुकेट किया और बताया, और ये भी बताया कि इस गवर्नमेंट ने जो है रियल एस्टेट के हवाले से जो है अच्छे काम किए हैं। दैट्स गुड। अच्छे काम जब करते हैं तो हमें बताना चाहिए कि यस, बिल्कुल ये अच्छे काम हुए, और जब बुरे काम किए होते हैं तब भी उसको भी बताना चाहिए कि ये बुरे काम है। दोनों चीज़ों के लिए हमें रेडी होना चाहिए। एक अगले प्रोग्राम तक के लिए जो है मुझे और डॉक्टर मोबी और डॉक्टर मंजर जो कि मेरे गेस्ट थे, उनको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। Washington Night Show with Asim Siddiqui.